अस्सलाम वालेकुम। जी हमने ओटोसेक्लोरोसिस डिस्कस करना है। ओटोसेक्लोरोसिस बहुत ज़्यादा आसान है, बल्कि ईयर पूरा ही बहुत ज़्यादा आसान है। और आप लोगों ने ईयर की इतनी सारी वीडियोस देख ली हैं, अब तक आप लोगों को कुछ भी मुश्किल नहीं लगा होगा। आई थिंक सो, इंशाल्लाह। जितने भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किए, सिर्फ एक एक दफ़ा उनको समझ आ जाती थी ना हमें कि क्या एटियोलॉजी है, क्या पैथोलॉजी है, तो आगे हम उसका ट्रीटमेंट, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसका एग्जामिनेशन, उसकी मैनेजमेंट सारा कुछ खुद ही लिख लेते थे। ऑटोसाइक्लोसिस में क्या होता है, इसकी भी हम पहले पैथोलॉजी इसकी एक दफ़ा समझ लेंगे एंड देन आगे आप खुद देखिएगा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी पैथोलॉजी समझने के लिए फिगर 13.1 यूज़ करेंगे। फिगर 13.1 क्या कह रही है? फिगर 13.1 ना सबसे पहले हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखा रही है कि आप जब लैब्रिंथ का स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, आप अपने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, तो सबसे अंदर तो आपको मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ मिलता है, ठीक है, जो कि एंडोलिम्फ से फील होता है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ जो कि फील होता है एंडोलिम्फ से। अब एंडोलिम्फ क्या चीज़ है, हम लोग वो चैप्टर पढ़ के आए हैं ना, मिनियर डिजीज वाला, उसमें हमने देख कर आए थे, पूरी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ देखी थी ना, कि सिक्यूल, यूट्रिकल, कोक्ली और देन आगे एंडोलिम्फेटिक सैक वगैरह जो थे सारी, वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ थी, उसके अंदर एंडोलिम्फ था। उसके बाद सबसे बाहर जो होती है वो बोनी लैब्रिंथ होती है। सबसे बाहर क्या होती है? बोनी लैब्रिंथ, जिसको ओटिक कैप्सूल भी कहते हैं, क्योंकि जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है ना, इसको हम ओटिक लैब्रिंथ भी कहते हैं। तो ओटिक का जो कैप्सूल है वो सबसे बाहर है बोनी कैप्सूल, यानी बोनी लैब्रिंथ या ओटिक कैप्सूल। तो अंदर पड़ी हुई है ओटिक लैब्रिंथ, बाहर पड़ा हुआ है ओटिक कैप्सूल। अब दोनों के दरमियान में आ जाती है पेरियोटिक। जाहिर बात है, ओटिक के जो साथ साथ होगी, ओटिक सबसे अंदर वाली है ना मेम्ब्रेनस, ओटिक के साथ साथ है पेरियोटिक और बाहर है ओटिक कैप्सूल। ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। होता क्या है ओटोसेक्लोसिस में? ये होता है कि जो आपकी बाहर वाली बोनी कैप्सूल है ना, ये मसला करती है, बोनी लैब्रिंथ में मसला होता है। और इसमें ये मसला होता है कि बोनी लैब्रिंथ में ना जगह जगह पे स्पंजी बोन बन जाती है। लेट्स सपोज यहाँ पे स्पंजी बोन बन गई, यहाँ पे स्पंजी बोन बन गई। अब ये स्पंजी बोन क्यों बन रही है? यहाँ पे एंडोकॉन्ड्रल कैल्सिफिकेशन होती है। एंडोकॉन्ड्रल कैल्सिफिकेशन हम लोगों ने जनरल एनाटॉमी में पढ़ी होती है। उसमें होता क्या कि पहले कार्टिलेज होता है, देन कार्टिलेज ओसीफाई होकर, उसकी ओसिफिकेशन होकर बोन बन जाती है। ये सब ने जनरल एनाटॉमी में पढ़ा है। यहाँ पे नॉर्मल ना वो वाली चीज चलनी होती है, एंडोकॉन्ड्रल कैल्सिफिकेशन, और बोन बन जाती है। लेकिन इन सम केसेस जिसमें ओटोसेक्लोसिस होना होता है, उन केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ कार्टिलेज बचा रह जाता है, कुछ कार्टिलेज के फोकाई रह जाते हैं जो कि कैल्सीफाई नहीं होते। अब जब वो कार्टिलेज के फोकाई रह गए हैं, कैल्सीफाई नहीं हुए, तो बाद में एज में जाके क्या करेंगे? स्पंजी बोन बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? स्पंजी बोन के कुछ एरियाज आ जाएंगे। तो ये सारा मसला होता है ओटोसेक्लोरोसिस में। अब इसको रीड करते हैं। ओटोसेक्लोरोसिस को हम ओटोस्पंजियोसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मसला क्या आ रहा है मैंने बता दिया। इसमें स्पंजी बोन बन रही है, और वो स्पंजी बोन क्यों बन रही है? क्योंकि वन और मोर फोकाए। अच्छा, पहले आप ये चीज समझ लें कि ये डिजीज किस चीज की है? बोनी लैब्रिंथ की। ये डिजीज किस चीज की? इस बोनी लैब्रिंथ की। और बोनी लैब्रिंथ में होता है क्या? वन और मोर फोकाए। ठीक है, ये जो फुकाए होते हैं इरेगुलरली लेट स्पंजी बोन के, ये स्पंजी बोन के कुछ फुकाए आ जाते हैं और ये नॉर्मली हमारी जो डेंस बोन है उसको रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मल पैथोलॉजी है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्टिलेज थोड़ा बहुत बचा रह गया था, उसने अब स्पंजी बोन बना दिया। इस ज्यादातर ये स्टेपीज को इन्वॉल्व करती है, स्टेपीज को इन्वॉल्व करेगी, उसकी फिक्सेशन करा देगी, लेकिन अदर एरियाज को भी इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली काम स्टेपीज में होता है। अब आप लोगों को याद है, आप लोगों ने हियरिंग टेस्ट वाली मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने टिम्पैनोमेट्री करवाया हुआ है। तो टिम्पैनोमेट्री में मैंने बताया था कि ओटोसिक्लोसिस में टाइप कौन सी बनती है? टिम्पैनोग्राम की कौन सी टाइप बनती है? एएस बताई थी। एएस क्या था कि यहाँ पे नॉर्मली हम एक्स एक्सिस पे देख रहे थे मिडिल ईयर का प्रेशर, वाई एक्सिस पे हम देख रहे थे कंप्लायंस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। और एएस में क्या हो रहा था कि प्रेशर तो नॉर्मली था, लेकिन कंप्लायंस जो थी वो बिल्कुल नहीं थी, इतनी कोई नीचे से सिर्फ टाइप बनी थी टिम्पैनोग्राम। इसको हमने नाम दे दिया था एएस का। इससे हमें पता चला था कि मिडिल ईयर के प्रेशर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बेचारी मूव नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि अंदर जो ओसिकल्स है उनकी फिक्सेशन हो गई है। तो ये वो वाली चीज है। इसकी अब एक इन्वेस्टिगेशन तो मैंने आपको अभी रिवाइज करा दी कि इसमें आप टिम्पैनोमेट्री करोगे और आपको एएस टाइप की टिम्पैनोग्राम मिलेगी। ठीक है, अच्छा, एटियोलॉजी अब इसकी क्या है, क्यों ऐसा होता है? कुछ एनाटोमिकल फैक्टर है। एनाटोमिकल फैक्टर क्या है कि बोनी लैब्रिंथ में थोड़ा सा चेंज आ गया है। ठीक है, बोनी लैब्रिंथ में क्या चेंज आ गया? कुछ एरियाज रह गए थे कार्टिलेज के। अब वो एरियाज कार्टिलेज के ऐसे ही पड़े हुए थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्पंजी बोन बना दिए। ठीक है, बस ओहो, एनाटोमिकल बेसिस में यही एक लाइन आपको पता नहीं चाहिए। उसके बाद हेरिडिटरी में 50% इसके केस हेरिडिटरी हो सकते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ 50% में होता है। रेस की अगर बात करें तो वाइट जो रेसेस है वो ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। सेक्स की बात करें तो फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, एज ऑफ ऑनसेट की बात करें तो 20s और 30s में ही होता है। अच्छा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जब सिनेरियो आएगा तो आपने याद रखना है कि इसमें ना 20s 30s की एज में यूजली ये हो जाता है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज और बता दूं, इसमें बायोलेटरल हेयरिंग लॉस होता है, ये नहीं है कि यूनिलैटरल होता है। मिनियर डिजीज की बात करें तो ना, मिनियर डिजीज में जो एंडोलिम्फ का प्रेशर इंक्रीज करता है वो सब कुछ यूनिलैटरल होता है मोस्ट कॉमनली, लेकिन ओटोसेक्लोसिस बायोलेटरल होती है। ठीक है, इसमें बायोलेटरल हेयरिंग लॉस होगा। तो 20, आप वो कहेंगे कि 28 ईयर मैन हमारे पास आया, ये 28 ईयर की वुमेन हमारे पास आई है और उसको ना हेयरिंग लॉस है बायोलेटरल।
तो आपका माइंड थोड़ा सा जाना चाहिए कि हाँ ये ऑटोसेक्लोसिस हो सकता है, ठीक है। चलें, उसके बाद अदर फैक्टर्स भी कुछ हैं, इनको दफा करें, कोई करने की जरूरत नहीं है। वायरल इन्फेक्शन, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है ये ट्रायड ऑफ सिम्टम। बल्कि एक मिनट रुके, अदर फैक्टर्स नहीं छोड़ने, अदर फैक्टर्स में भी एक चीज इंपॉर्टेंट है और वो है प्रेगनेंसी। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाजू का सिनेरियो आता है, वो आपको कहते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल हमारे पास आई है, उसको हियरिंग लॉस हो चुका है। अब प्रेग्नेंट फीमेल को हियरिंग लॉस है और आपको कुछ खासा वो हिंट नहीं देते कि क्यों हियरिंग लॉस है, तब आपका माइंड जाना चाहिए कि प्रेगनेंसी में ना ऑटोसिक्लोसिस होने के चांसेस मौजूद होते हैं। अगर किसी की बोन में कार्टिलेज पड़ा हुआ है, अभी तक वो स्पंजी बोन उसने बनाई नहीं है लेकिन वो कार्टिलेज पड़ा हुआ है, तो जब वो वुमन प्रेग्नेंट होगी ना तो उसमें चांसेस हैं कि अब उस कार्टिलेज को कि वो स्पंजी बोन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा मिनोपॉज, मिनोपॉज यानी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, मिनोपॉज, उस दौरान भी। तो प्रेगनेंसी और मिनोपॉज में या कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, आपको ये भी सिनेरियो आ सकता है कि एक पर्सन का मेजर ऑपरेशन हुआ है, अब ऑपरेशन ये कान का नहीं है, कोई भी मेजर ऑपरेशन या एक्सीडेंट हुआ था और अब उसको जो है हियरिंग लॉस हो गया। तो ये जो 2-3 अदर फैक्टर है ना, ये स्किप नहीं करने, ये आपको आने चाहिए। 20 to 30 ईयर एज होती है, ये भी बताओ। फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है प्रेगनेंसी। अच्छा, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, इसको हम यहाँ से भी तो याद रख सकते हैं ना, प्रेगनेंसी, मिनोपॉज, ये फीमेल एसोसिएटेड चीजें हैं, तो इसीलिए फीमेल्स में ये ज्यादा कॉमन है, ठीक है। और जो ऑपरेशन एक्सीडेंट है वो तो दोनों सेक्सेस में एक जितने ही हो सकते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि फीमेल्स में ये ज्यादा होता है। और इसके अलावा 20-30 ईयर्स एज में मैं बताने लगी थी कि इसका भी सिम्टम्स का एक ट्राइएड होता है ऑटोसेक्लोरोसिस का। नहीं, सिम्टम्स का इसका ट्राइएड नहीं होता, डेर हीव सिंड्रोम का ट्राइएड होता है। डेर हीव सिंड्रोम क्या है कि उसमें ना 3 चीजें पूरी होनी चाहिए। एक तो अगर किसी पर्सन को ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, उस पर्सन को साथ ही ऑटोसेक्लोरोसिस भी है, और तीसरा उस पर्सन का स्क्लेरा ब्लू है, तो ये ट्राइड उसका पूरा हो गया। इसका मतलब है उसको डेर हीव सिंड्रोम हो चुका है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट एमसीक्यू आ सकते हैं कि डेर हीव सिंड्रोम में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो ट्राइड होना चाहिए, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ऑटोसेक्लोरोसिस और ब्लू स्क्लेरा। आगे मैं बताने लगी थी इसकी एटियोलॉजी में कि अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उस केस में भी ऑटोसेक्लोरोसिस हो सकता है। तो एटियोलॉजी मेरे साथ रिवाइज करें, कौन कौन सी चीजें पढ़ी। एनाटॉमिकल बेसिस होती है कि कार्टिलेज के फुकाए पहले से ही पड़े होते हैं, बाद में वो स्पंजी बोन बना देते हैं। हेरिडिटरी में 50% होता है ये, फीमेल ज्यादा अफेक्टेड है, 20-30 एज में ज्यादा होता है। कुछ इसके रिस्क फैक्टर समझ लेंगे, एसोसिएटेड फैक्टर है, प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, मेजर ऑपरेशन या एक्सीडेंट, ठीक है। उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन में ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें और एक डेर हैव सिंड्रोम आपको बताया, और लास्ट पे हाँ बस यही थी इसकी एटियोलॉजी। टाइप्स करने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग पैथोलॉजी करने की भी जरूरत नहीं है, बस ये देख लें कि ग्रोसली हमें देखने में जो ऑटोसेक्लोटिक लेयन होती है ना, जहाँ पे स्पंजी बोन बनी होती है, वो देखने में हमें चौकी व्हाइट नजर आती है, ग्रेइश येलो नजर आती है। तो चौकी व्हाइट होगा, देखने में हमें ऐसा नजर आएगा। बाजू का रेड भी हो सकता है। रेड कब होगा, जब वेस्कुलरिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो मोस्टली चौकी व्हाइट होता है, लेकिन बाजू का ये रेड भी हो सकता है, ठीक है। चले, उसके बाद सिम्टम्स की अगर बात करें, हाँ अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो स्पंजी बोन नजर आ जाएगी। माइक्रोस्कोपिकली जाहिर बात है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें स्पंजी बोन नजर आ जाएगी। क्या है ये मसला। अच्छा, सिम्टम्स की बात करें, बहुत ज्यादा आसान सिम्टम है। पहले तो जो चीज मैं बता चुकी कि इसमें हेयरिंग लॉस होता है, लेकिन वो हेयरिंग लॉस बायलैटरल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वो हेयरिंग लॉस कंडक्टिव है, ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस नहीं है, क्योंकि इसने स्टेपिस को फिक्स कर दिया, इसने ओसिकल्स को फिक्स कर दिया, तो इसने मिडल ईयर के फंक्शन को खराब किया, तो मतलब कंडक्शन को खराब किया, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, ठीक है। और बायलैटरल है। उसके बाद पार्क्यूसिस विल साइज का एक बहुत बड़ा हिंट होता है सिनेरियो में, ये होता है कि जब वो पेशेंट कहता है मैं शोर वाली जगह पे जाता हूँ ना, नॉइसी सराउंडिंग में, तो मुझे अच्छा सुनाई देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब शोर वाली जगह होती है तो लोग वैसे ही उनको ज्यादा ऊंची बोलना पड़ता है, वो वैसे ही ज्यादा इंटेंसिटी से बोलते हैं, तो जब वो ज्यादा ऊंचा बोलते हैं तो उस पेशेंट को अच्छा सुनाई देता है। तो पार्क्यूसिस विल्साई भी इसका एक सिनेरियो में हिंट होता है। इसके अलावा उसको टेनाइटिस वर्टाइगो, टेनाइटिस वर्टाइगो तो आपको किसी भी और डिजीज में मिल सकता है, लेकिन आपने जो सिनेरियो में आपके पास हिंट है वो बायलैटरल हियरिंग लॉस कंडक्टिव टाइप और पार्क्यूसिस विल्साई। अब ये चीजें जो हमें हिस्ट्री में मिलेंगी, ये सारी हमने हिस्ट्री पढ़ी है। अब मुझे इन्वेस्टिगेशंस आप लोग खुद बताएंगे और मुझे एग्जामिनेशन आप लोग खुद बताएंगे। अब आप लोगों ने खुद से सोचना है वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कि एग्जामिनेशन में हमें क्या चीजें मिल सकती है। सबसे पहले एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, हम एग्जामिनेशन में पहले ऑटोस्कोपी करेंगे, हम उसके कान को देखेंगे। जब हम ऑटोस्कोपी करेंगे ना, उसके कान को देखेंगे, हमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन मिलेगा, वो होता है शिवार्ट साइन। ये याद रखना है, शिवार्ट साइन। तो सबसे पहला एग्जामिनेशन में आप लोगों ने मुझे बताया कि हम ऑटोस्कोपी करेंगे, ऑटोस्कोपी में शिवार्ट साइन मिलेगा। वो क्या होता है मैं आगे जाके बताती हूँ। वो ना सिर्फ रेड से ह्यू नजर आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। उसके बाद दूसरा एग्जामिनेशन, मैंने कहा था कि जहां पे भी हेयरिंग लॉस की बात आ जाए ना सिनेरियो में, वहां पे ट्यूनिंग फोक टेस्ट हमेशा हमने एग्जामिनेशन में करने ही करने होते हैं। आगे आपने चीजों को फैंसी करने के लिए ट्यूनिंग फोक टेस्ट के रिजल्ट्स लिखने होते हैं। अब क्योंकि ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है तो रीनीस टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वेबर टेस्ट क्या होगा, लेटरलाइज्ड हो जाएगा। किस तरफ, पुअर ईयर की तरफ, अफेक्टेड ईयर की तरफ। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो ये 3 ट्यूनिंग फोक टेस्ट रिजल्ट्स बताने हैं।
ये एग्जामिनेशन हो गया, ऑटोस्कोपी की, ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट किया। अब इन्वेस्टिगेशन पे आ जाए। इन्वेस्टिगेशन पे आप लोग मुझे खुद बताओगे, पहले इन्वेस्टिगेशन हम कौन से करते हैं? हम प्योर टून ऑडियोमेट्री करते हैं। जब भी हियरिंग लॉस की बात आ जाए, प्योर टून ऑडियोमेट्री करनी है। और प्योर टून ऑडियोमेट्री में आप लोगों को करवा चुकी हूँ, इसमें ऑडियोग्राम्स बनते हैं। तो जब हम ऑडियोमेट्री करेंगे हमें एबी कंडक्शन मिलेगा, हमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस मिलेगा, ठीक है। दूसरी इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? प्योर टून ऑडियोमेट्री के बाद दूसरी हम यूजुअली कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं? स्पीच ऑडियोमेट्री। और ये चीज मैं पता नहीं कितनी दफा बता चुकी हूँ कि स्पीच जो डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है ना, वो सेंसी न्यूरल में ज्यादा पुअर आता है, कंडक्टिव में वो अच्छा ही होता है। तो स्पीच ऑडियोमेट्री पे आपको ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन स्कोर पुअर नहीं मिलेगा, ठीक है, थोड़ा अच्छा ही मिलेगा। तीसरी इन्वेस्टिगेशन जो बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में अभी जिक्र किया था, टिम्पैनोमेट्री का। तो टिम्पैनोमेट्री पे क्या मिलेगा? टाइप AS हमें टिम्पैनोग्राम मिलेगी। तो ये 3 इसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, 2-3 इसके एग्जामिनेशन के पॉइंट हो गए, और ये आपका ऑटोसेक्लोरोसिस खत्म। अब सिर्फ इसका ट्रीटमेंट रह गया, ठीक है। चले इसको अब रीड करते हैं, एग्जामिनेशन को और इन्वेस्टिगेशन को। सबसे पहले चीज की ऑटोस्कोपी करेंगे। ऑटोस्कोपी में श्वार्ट्ज साइन मिलेगा। श्वार्ट्ज साइन क्या होता है कि आपको ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक रेडिश ह्यू मिलता है, रेड रेड सी नजर आती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो उसको कहते हैं श्वार्ट्ज साइन, और ये हमें ऑटोसेक्लोरोसिस में ही मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि अंदर एक्टिव फोकस है, अंदर बोन जो है वो बन रही है, वास्कुलैरिटी मौजूद है, ठीक है। तो ये एक साइन होता है। यूस्ट्रेकियल ट्यूब जब ऑटोस्कोपी करेंगे, यूस्ट्रेकियल ट्यूब का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। फिर एग्जामिनेशन में एक चीज लिखनी होती है, ट्यूनिंग फोक टेस्ट। जहां पर भी हियरिंग लॉस की बात आ गई वहां पे ट्यूनिंग फोक टेस्ट लिख दें। रीनीज नेगेटिव आएगा, वेबर लेटरलाइज्ड होगा अफेक्टेड ईयर की तरफ, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन बिल्कुल नॉर्मल होगी। एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन क्यों नॉर्मल होगी? क्योंकि बोन्स को, कोक्लिया को, नर्व्स को कुछ नहीं हुआ, इसीलिए सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस नहीं हुआ, इसीलिए बोन कंडक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। अब इन्वेस्टिगेशन पे आज इन्वेस्टिगेशन हमारी पहली हमेशा होती है प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री हमें एबी गैप दिखा देगी, कंडक्टिव हियरिंग लॉस दिखा देगी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि प्योर टोन ऑडियोमेट्री जब लिख रहे होते हैं ना ऑटोसेक्लोरोसिस की, तो एक चीज होती है जो जरूर मेंशन करनी होती है, वो होती है कहार्ट नोच। ऑटोसेक्लोरोसिस की जब प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं, कहार्ट नोच हमें मिलती है। कहार्ट नोच में क्या होता है कि 2000 हर्ट्ज पे ना बोन कंडक्शन पे एक डिप बनता है, ठीक है। तो ये इसका स्पेसिफिक है, इसका करैक्टरिस्टिक साइन है ऑटोसेक्लोरोसिस का। इसके अलावा ऑडियोग्राम आपको कैसा मिल रहा है? आपको ऐसा मिल रहा है एबी गैप है, यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। चले उसके बाद कहार्ट नोच बता देना आपने बता देना। जब हमने ऑडियोमेट्री की हमें एक तो मिला कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा हमें कहार्ट नोच मिली। फिर हमने क्या किया? हमने स्पीच ऑडियोमेट्री की। स्पीच ऑडियोमेट्री पे हमें डिस्क्रिमिनेशन स्कोर अच्छा मिला क्योंकि कंडक्टिव हियरिंग लॉस था। लास्ट में हमने इन्वेस्टिगेशन टिम्पैनोमेट्री की, हमें अपनी AS टाइप की कर्व मिल गई, तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये जो है हमारे पास ऑटोसेक्लोसिस ही है। इतने सारी हमें इसकी निशानियां मिल गई हैं, ठीक है। इसके डीडीज करने होते हैं। ऑटोसेक्लोसिस के डीडीज पेपर में बाज दफा पूछे गए हैं। अब इसके डीडीज क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, क्योंकि ऑटोसेक्लोसिस कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस तो सीरियस ओटाइटिस मीडिया में भी हो सकता है, एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया में भी हो सकता है। टिम्पैनोसेक्लोरोसिस भी इसका एक डीडी है। फिक्सेशन ऑफ हेड ऑफ मैलियस भी इसका डीडी है। ओसिकुलर डिसकॉन्टिन्यूटी भी इसका डीडी है। अब आप लोग खुद सोचिए ये सब चीजें कैसे डिफरेंशिएट होंगी। अगर हम टिम्पैनोमेट्री कर लेंगे, ओसिकुलर डिसकॉन्टिन्यूटी निकल जाएगी, सीरस ओटाइटिस मीडिया निकल जाएगा, क्योंकि अगर सीरस ओटाइटिस मीडिया होता तो जो टाइप B कर्व बनी थी, ओसिकुलर डिसकंटिन्यूटी होती तो टाइप AD कर्व बनी थी, अब टाइप AS कर्व बन रही है। तो इस तरह से डिफरेंट डीडीज को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आपको डीडीज के नाम आने चाहिए। अब हमारे पास लास्ट चीज रह गई है, वो इसका ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट इसका होता कोई नहीं है, लेकिन सोडियम फ्लोराइड बाजू का दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं ताकि जो अंदर बोन बन रही है ना, वो जल्दी से काम खत्म हो, एक्टिव फोकस जल्दी से अपना मेच्योर हो जाए, ठीक है, ताकि जो उन्होंने अपना अंदर नया मतलब काम शुरू किया हुआ है ना, वो काम खत्म हो। सर्जिकली हम इसका स्टेपिडेक्टमी करते हैं या स्टेपिडोटमी। उसमें क्या करते हैं? स्टेपिस को रिमूव करके उसकी जगह पे आर्टिफिशियल रख देते हैं, प्रोसेसेस रख देते हैं। प्रोसेसेस अब क्या हो सकता है? टेफ्लॉन हो सकता है, स्टेनलेस स्टील हो सकती है, टेफ्लॉन पिस्टन हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। चले स्टेपिडेक्टमी इसका ट्रीटमेंट है, ये तो हमने बता दिया। लेकिन अब दो चीजें स्टेपिडेक्टमी के बाद हमें पता होनी चाहिए। एक तो हमने पेशेंट को कैसे सिलेक्ट करना है कि भाई इस पेशेंट की स्टेपिडेक्टमी कर दी जाए। दूसरा, पेपर में बाज दफा पूछा गया है कि हमें कॉम्प्लिकेशन बताएं स्टेपी सर्जरी की। तो पहले पेशेंट को कैसे सिलेक्ट करना है? अगर पेशेंट बता रहा है कि उसका जो हेयरिंग लेवल के पेशेंट नहीं बता रहा, हम खुद उसका चेक कर रहे हैं, हमने चेक किया कि इसका हेयरिंग लॉस 30 डेसिबल है या इससे ज्यादा है, यानी हमने ऑडियोग्राम किया, हमें पता चला कि हेयरिंग लॉस 30 डेसिबल है या इससे ज्यादा है, तो पेशेंट स्टेपिडेक्टमी के लिए इंडिकेशन है। अगर उसका एबी गैप 50 डेसिबल है या उसका रीनीज जो है वो 256 पे भी नेगेटिव आया है, 512 पे भी नेगेटिव आया है, तो ये भी इंडिकेशन है। या उसका जो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर है वो 60% है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें गाइड करती हैं कि स्टेपिडेक्टमी आप पेशेंट की कर दो। 30 डेसिबल हेयरिंग लॉस, 15 डेसिबल का एबी गैप और 256 512 हर्ट्ज पे रीनीज टेस्ट नेगेटिव है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है स्टेपी सर्जरी की? कौन से पेशेंट है जिनमें सारी चीजें पूरी हैं, उनका हेयरिंग लॉस भी 30 डेसिबल है, उनका एयरबोर्न गैप भी 15 है, लेकिन हम फिर भी स्टेपी सर्जरी नहीं कर सकते? कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर ओनली हेयरिंग लॉस, अगर किसी को पहले ही एक कान से सुनाई देता है, दूसरे कान से सुनाई नहीं देता, अब जिस कान से सुनाई देता है उसमें भी हम स्टेपिडेक्टमी कर दे, नहीं कर सकते। किसी को 7 मिनियर डिजीज है, नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा है छोटा, उसकी भी स्टेपीज की सर्जरी नहीं कर सकते।
उसके बाद अगर कोई एथलीट है उसकी भी सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोफेशनल एथलीट है, कोई हाई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ऐसी जगहों पे काम करता है, नहीं कर सकते। अगर कोई एयर ट्रैवलर है उसकी भी स्टेपी सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे इन सब में? मिनियर डिजीज में क्यों नहीं की, एथलीट्स में क्यों नहीं करे, हाई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में क्यों नहीं करे, क्योंकि स्टेपी सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा चांस होता है पोस्ट ऑपरेटिव वर्टाइगो का। तो मिनियर डिजीज के पेशेंट को पहले ही वर्टाइगो के अटैक्स आ रहे हैं, हम ऊपर से उसको और वर्टाइगो दे दें, ठीक है। तो ये इसकी रीजन है, इन सब प्रोफेशन में नहीं कर सकते, मिनियर में नहीं कर सकते। उसके बाद जो लोग नॉइसी सराउंडिंग में काम करते हैं उनकी हम स्टेपीज की सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेपिस की जब हमने सर्जरी कर दी तो वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे इसके लिए, नॉइस के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों को ना, अगर मेरी वीडियो देखी है ना आप लोगों ने हियरिंग टेस्ट वाली, उसमें हमने एक कोस्टिक रिफ्लेक्स पढ़ा था। उस कोस्टिक रिफ्लेक्स में ये होता था कि जैसे ही हाई इंटेंसिटी की साउंड आती थी फौरन से स्टेपीज मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया जाता था। अब हमने उसका स्टेपीज ही उड़ा दिए, स्टेपीज बोन हमने उड़ा दिया, तो साथ ही स्टेपीज के टेंडन को भी खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब उसमें वो जो अकोस्टिक रिफ्लेक्स था, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था, वो रुक जाएगा, ठीक है। पेपर में ये सारी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी डिटेल्स जो मैं बता रही हूँ ना, ये आपको बैक ऑफ द माइंड पता होनी चाहिए। पेपर में आपने सिर्फ पॉइंट्स लिख के आ जाने कि नोइसी सराउंडिंग में नहीं कर सकते जो लोग नोइसी सराउंडिंग में काम करते। लास्ट अगर किसी को टाइटस एक्सटर्न है, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन है, तो तब भी हम उसकी स्टेपिडेक्टमी नहीं कर सकते। ये सारी थी कॉन्ट्राइंडिकेशन, स्टेप्स करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाए, स्टेपिडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? सबसे पहले तो टिम्पैनोमिएटल फ्लैप का टीयर हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो सकती है, कोडा टेम्पेनाई को इंजरी हो सकती है जो कि एक नर्व है, सेवंथ नर्व, इंकस डिस्लोकेट हो सकता है। आप स्टेपिस को निकालने लगे थे साथ ही तो इंकस जुड़ा हुआ था, वो डिस्लोकेट हो सकता है। फेशियल नर्व की इंजरी, कोडा टेम्पेनाई की इंजरी अलग मेंशन करनी है, फेशियल नर्व की अलग। वर्टाइगो हो सकता है, ये चीज मैंने पहले बता दी कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव वर्टाइगो के, इसीलिए मिनियर डिजीज के पेशेंट में नहीं करते। पैरिलिम फिस्टुला हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है। हमने ना उसको ठीक करने के लिए हियरिंग लॉस सर्जरी की थी, लेकिन सर्जरी के बाद उसको ज्यादा हियरिंग लॉस हो गया। पहले अगर 30 डेसिबल पे था, वो 50 पे पहुंच गया। हो सकता है हमने प्रोसेसेस लूज रख दी है, शॉर्ट रख दिया, हो सकता है प्रोसेसेस सही नहीं रखा, हो सकता है हमने स्टेपिस निकालते निकालते इंकस को खराब कर दिया, इंकस खराब हो गया। तो इन सब चीजों की वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। ये तो था कंडक्टिव हियरिंग लॉस, लेकिन सर्जरी के बाद सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ऑपरेशन के दौरान हमने कोई ट्रोमा ऐसा दे दिया ऑपरेशन का, या लेब्रिंथ को इन्फेक्शन हो गया, या हमने पैरिलिम फिस्टुला बना दिया, तो इन सब चीजों की वजह से सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। लास्ट पे डेड ईयर। तो ये सारी है स्टेपिडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। आपको कॉम्प्लिकेशंस, आपको स्टेपिडेक्टमी की कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशंस और ओटोसेक्लोसिस के डीडीज, ये सब चीजें भी आनी चाहिए। सिर्फ चैप्टर यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, नीचे वाली ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाए अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि फेशियल नर्व का डिसऑर्डर्स है। फेशियल नर्व की डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फेशियल नर्व में ना कितनी तरह के फाइबर्स होते हैं। इसमें ना 4 तरह के फाइबर्स होते हैं, 2 स्पेशल टाइप्स हैं, 2 जनरल टाइप है। स्पेशल अब एक इफरेंट है, एक एफरेंट है। जो स्पेशल इफरेंट है ना, वो अब आपको सोचिए स्पेशल है, यानी मसल से रिलेटेड है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, लेकिन कौन से मसल? जनरल मसल नहीं है, ये स्पेशल मसल है। स्पेशल मसल्स कौन से होते थे? एम्ब्रियो जिसने अच्छी पढ़ी हुई उसे याद होगा, जो ब्रेंकियल आर्च थी ना, उससे जो मसल बनते थे वो स्पेशल मसल होते थे। तो जो सेकंड ब्रेंकियल आर्च से जो भी मसल बनेगा ना, वो स्पेशल मसल है, और उसको जो सप्लाई करेगी सेवंथ नर्व, तो उसके स्पेशल फाइबर सप्लाई करेंगे, स्पेशल इफरेंट फाइबर। अब सेकंड ब्रेंकियल आर्च से कौन कौन से मसल बने हैं? जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के मसल है, ओरिकल के मसल है, स्टाइलोहायोइड मसल, पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड स्टेपीडियस। स्टेपीडियस को कॉस्टिक रिफ्लेक्स में भी देखा था कि स्टेपीडियस को कॉन्ट्रैक्ट यही नर्व कराती थी, सेवंथ नर्व। तो ये सारे जो मसल्स हैं इनको कौन सप्लाई करिए? सेवंथ नर्व, उसकी स्पेशल इफरेंट फाइबर। अब जो स्पेशल एफरेंट फाइबर है, ये स्पेशल सेंसेशन, जो टेस्ट की सेंसेशन है, उसको लेकर आते हैं ब्रेन की तरफ। अब जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल इफरेंट जो है, ये सिक्रीटो मोटर फाइबर लेके आ रहे हैं लैक्रिमल ग्लैंड के लिए। इसीलिए आप लोगों को याद होगा जब अकोस्टिक न्यूरोमा सेवंथ नर्व को इन्वॉल्व कर लेता था और हम एग्जामिनेशन करते थे सेवंथ नर्व का, तो हम देखते थे कि इसकी लैक्रिमेशन रिड्यूस है, इसकी टेस्ट सेंसेशन रिड्यूस है, क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड को भी सिक्रीटो मोटर फाइबर सेवंथ नर्व ही देके जाती है जर्नल विस्टल इफरेंट की मदद से। उसके बाद अब जर्नल एफरेंट रह गए हैं। तो जर्नल एफरेंट जो हमारी जर्नल सेंसेशन है कोंका की और एक्सटर्नल केनाल की पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट की। अब आप लोगों को याद होगा कि हम लोग एक हिटजेल वर्जन साइन पढ़ते थे अकोस्टिक न्यूरोमा में। उस साइन में क्या होता था कि पोस्टीरियर मिएटल सेक्रेशन खत्म हो जाती थी जैसे सेवंथ नर्व इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। स्पेशल 2 तरह के फाइबर हो गए और 2 तरह के जनरल फाइबर हो गए। अब ना इसके क्रेनियल नर्व के मैंने आपको पार्ट्स पर बढ़ाने हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये फिगर करानी है। ये फिगर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आगे ना चैप्टर के बिल्कुल एंड पे एक टॉपिक है लोकलाइजेशन ऑफ फेशियल नर्व लेन। तो वो ना इसी फिगर की अगर किसी को समझ आएगी ना, तब वो लोकलाइज कर सकता है कि फेशियल नर्व का पेरिफेरल डैमेज हुआ है या फेशियल नर्व का सेंट्रल डैमेज हुआ है। अच्छा देखिए, ये तो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है ना। पहले नीचे यहां से बात करते हैं पेरिफेरी से।
फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है। अब फेशियल नर्व के न्यूक्लियस से ना अपनी ही साइड को फाइबर आते हैं, अपर पार्ट ऑफ द फेस को, लोअर पार्ट ऑफ द फेस को। सिंपल, राइट साइड वाला फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस है वो राइट साइड के फेस को सप्लाई कर देगा, लेफ्ट साइड वाला जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस है वो लेफ्ट साइड वाले फाइबर को सप्लाई, फेस को सप्लाई कर देगा। अब अगर यहाँ पर फेशियल नर्व का डैमेज हुआ है, यहाँ पर यानी पेरिफेरल लेयन हुआ है, ब्रेन को कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर लेयन हो गया फेशियल नर्व का, तो क्या होगा, पेरिफेरल लेयन में क्या होगा, इप्सिलेटरल फेस जो यानी उसी साइड वाला जो फेस हाफ है ना, उसकी पालसी हो जाएगी, उसका पैरालिसिस हो जाएगा। तो इप्सिलेटरल हाफ का अगर पेरिफेरल लेयन था, समझ आ गई। अब जरा ऊपर से देखते हैं, होता ये है कि जो हमारा ब्रेन है ना, ये राइट साइड का कॉर्टेक्स है, ये लेफ्ट साइड का कॉर्टेक्स है। जो राइट साइड का कॉर्टेक्स है ना, वो अपनी साइड पे सिर्फ अपर हाफ ऑफ द फेस के लिए फाइबर देता है, राइट फेशियल नर्व के न्यूक्लियस को वो सिर्फ अपर हाफ के लिए देता है। लेकिन कॉन्ट्रालेटरल जो साइड है, जो दूसरी साइड है, जो लेफ्ट साइड, उसमें वो अपर हाफ के लिए भी फाइबर देता है और वो लोअर हाफ के लिए भी फाइबर्स देता है। अब जब लेफ्ट साइड वाला ब्रेन है ना, वो अपनी साइड पे वो भी सिर्फ अपर हाफ के लिए देता है, और वो देखते हैं कि भाई मेरी जो साइड है उसके लोअर हाफ को तो राइट वाले ने दे दिए हैं, तो वो कामचोर है, वो कहते हैं मैं फिर नहीं देता, जब लेफ्ट वाले ने दे ही दिए हैं तो मुझे देने की क्या जरूरत है। वो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे भाग जाता है, और कॉन्ट्रालेटरल साइड पे वो अपर साइड पे भी देता है और लोअर साइड पे भी। इससे समझ हमें ये आती है कि जो अपर हाफ ऑफ द फेस होता है ना, यहाँ तक लेट्स सपोज आंखों तक, जो भी अपर हाफ ऑफ द फेस होता है ना, वो दोनों दोनों साइडों से फाइबर लेते हैं। जो राइट साइड है वो राइट से भी फाइबर्स लेता है, वो लेफ्ट से भी लेता है, और जो लेफ्ट है वो राइट से भी लेता है, लेफ्ट से भी लेता है। लेकिन जो लोअर हाफ होते हैं ना फेसिस के, वो सिर्फ कॉन्ट्रालेटरल साइड से लेते हैं। अगर वो राइट का लोअर हाफ है तो उसको सिर्फ लेफ्ट से फाइबर आए हुए होंगे, अगर वो लेफ्ट का लोअर हाफ है तो उसको सिर्फ राइट से फाइबर आए हुए होंगे, ठीक है। अब अगर लेयन यहाँ पर होगा सेंट्रल ब्रेन से, यहाँ से सेंसेशन आना बंद हो गई है, यहाँ से फाइबर आना बंद हो गए हैं, तब क्या होगा, अपनी साइड को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अपनी साइड के लोअर पार्ट को तो ये जनाब सप्लाई ही नहीं कर रहा था, और अब अपनी साइड के अपर पार्ट को दूसरी साइड से भी सप्लाई आ रही थी, तो ये बच गया। सेंसेशन दूसरी साइड पे देख लेते हैं, दूसरी साइड के भी अपर वाले पार्ट को कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसको अपनी साइड से भी सेंसेशन आ रही थी। लेकिन जो कॉन्ट्रालेटरल साइड का लोअर हाफ था ना, उसकी सेंसेशन जाएगी, उसका पैरालिसिस होगा, क्योंकि उसको सिर्फ इधर से सप्लाई आ रही थी। तो ये होता है, इस तरह से हम लोकलाइज करते हैं सेंट्रल और पेरिफेरल लेयन को। अच्छा, यहां से आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।